हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है? जैसे हम लोग कहते हैं एक्स, हमने बोला एक्स, एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल है। हमने कहा वाई क्या है? वाई भी एक वेरिएबल है। हमने कहा जेड क्या है? ये भी एक वेरिएबल है। मतलब एक्स वाई जेड को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। आप अपनी बुक में कहीं पर भी देखो, ज्यादातर क्या है, एक्स और वाई और जेड को एज ए वेरिएबल यूज किया गया है। ऐसे नहीं, एबीसी को भी दिखाया गया, लेकिन आप मोस्टली देखना एक्स वाई जेड को वेरिएबल दिखाया गया। अच्छा, एबीसी कैसे यूज किया जाए पूरी बुक में? एबीसी को या तो आपको एज ए कोफिशिएंट यूज किया जाएगा या फिर एज ए कांस्टेंट यूज किया जाता है। अब आपको ये समझना है कि आखिर वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने कहा x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस ए, सॉरी, इक्वल टू जीरो नहीं बोलेंगे हम लोग यहाँ पर। अगर हम लोग इक्वल टू जीरो बोलेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। और हम लोग इक्वेशन नहीं, हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमने केवल बोला एक्स प्लस ए। एक्स प्लस ए ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। जहां पर एक्स को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल बोल रहे हैं, ए को हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट बोल रहे हैं। और x के साथ अगर मान लीजिए b लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट हो जाएगा। अब यही भी आपको समझना है कि आखिर कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। एक बात बहुत बढ़िया से समझ लीजिए कि जब हम लोग कोई वेरिएबल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये जो पॉलिनोमियल लिखा है वो x की फॉर्म में लिखा है। अब x की फॉर्म का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग लिख रहे हैं bx प्लस ए, तो ये हम पूछा जाएगा ये किस फॉर्म में लिखा है, तो आप बोलोगे x की फॉर्म में लिखा है। अगर मान लो हम कहते हैं by प्लस ए, तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, तो आप बोलोगे y की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम बोलेंगे कि bz प्लस ए, ये किस फॉर्म में लिखा है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये z की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक बात तो अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लो कि ये जो होता है, हम लोग कहते हैं किस फॉर्म में लिखा है, x की फॉर्म में लिखा है, y की फॉर्म में लिखा है, z की फॉर्म में, ये सब का मतलब समझ लो कि हम क्यों बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं इसकी फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हो गया, bx प्लस ए, यानी x की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ पर x के आगे जो b लिखा है ना, ये b क्या है? b को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। अच्छा, किसी ने कहा भाई क्यों कह रहे हो कोफिशिएंट, क्यों कह रहे हो b को कोफिशिएंट? ठीक है, तो आप जवाब में ये दोगे कि हम b को कोफिशिएंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके साथ वेरिएबल लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, b को कोफिशिएंट बोल रहे हैं। अभी हमने बोला जैसे a है, a को हम लोग कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ए को हम कांस्टेंट बोले। अब किसी ने बोला भाई ए को आप कांस्टेंट क्यों बोल रहे हो, तो आप इसका जवाब दोगे कि सर इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा है, इसलिए हम ए को कांस्टेंट बोलेंगे। लेकिन हमने बी को क्या बोला था, कोफिशिएंट बोला था। तो ये जो हमारे सामने पॉलिनोमियल लिखा है, ये इसमें बी क्या है, ए क्या है, एक्स क्या है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए। हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये बात आपको सबको ये बात पता चलनी चाहिए कि भाई यहाँ पर बी एक्स ए क्या है, वो हम आपको बता चुके हैं। फिर भी एक बार रिपीट करते हैं, एक बार समझ लीजिए फिर से। जैसे इस वाले में आ जाइए, हमने कहा बी क्या है, बी क्या है, तो आप बोलोगे बी कोफिशिएंट है। हमने पूछा क्यों है कोफिशिएंट, तो आप जवाब दोगे सर ये वाई का, वाई के साथ लिखा है, वाई के साथ का मतलब है कि वेरिएबल के साथ लिखा है, इसलिए बी को कोफिशिएंट बोल रहे हैं। और यहाँ पर ए जो है ये कांस्टेंट है, और इसको हम कांस्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा है, और इसको हम लोग एक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, हमने कह दिया पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल में भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो पार्ट का डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, कहते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो उसको आप समझो कि क्या होता है काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी जैसे ये है, इसको हमने बोला कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब किसी ने पूछा कि सर आप इसको पॉलिनोमियल बोल रहे हो, ठीक है, आप पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हो? तो एक काम करते हैं, हम बजाय इसके कि ये पॉलिनोमियल बोला जाए, आखिर ये पता कर लें कि कब कब पॉलिनोमियल नहीं होता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको देखकर मैं बात बोल सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो वो कुछ चीजें और समझ लो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने कहा कि ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल, इसको अगर मान लो इसकी पावर अगर हम लोग माइनस में कर दें, तो आप बोलोगे कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। हमने पहली चीज बताई, ये पहली चीज ये है कि अगर वो कंडीशन जो है जिनको देख के आप ये बात बोल सकते हो कि एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो पहली कंडीशन बताई कि अगर कहीं पर भी वेरिएबल की पावर आपको माइनस दिख जाए, किसी भी पॉलिनोमियल, जो भी आपको यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर अभी हम y की पावर माइनस से बोल रहे हैं, तो आप इसको बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। आपसे पूछा गया भाई क्यों क्यों कह रहा हो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर y मतलब वेरिएबल की पावर माइनस में है, इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अब चलो, ये पहली कंडीशन तो हमने आपको बता दी। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम ये बोले कि b अपॉन वाई प्लस ए बोल दिया, तो अभी ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, हमने कुछ नहीं करा है। y की पावर -1 का मतलब ही होता है कि y को जब नीचे लेकर जाओगे डिनोमिनेटर में, तो y की पावर अपने आप +1 हो जाएगी। तो हमने बजाय ये समझाने के, हमने आपको ये बताना ज्यादा अच्छा समझा कि अगर कोई वेरिएबल
अगर कोई वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे तो समझ लेना कि वो भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल, अगर हमने कह दिया कि ये अंडर रूट में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर वेरिएबल अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो आप कहोगे कि सर ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आपने क्यों कहा? क्योंकि वेरिएबल अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और एक चौथी कंडीशन होती है कि अगर अगर यहाँ पर जो वेरिएबल लिखा हुआ है, अगर उसकी पावर कोई फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, अगर जैसे y की पावर अगर मान लो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, यानी कुछ भी पावर लिखी है वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी है, तो आप कहना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो चार कंडीशन है जिनको देखकर आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख के बता सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर ये चारों कंडीशन नहीं है तो समझ लेना कि वो एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, जैसे इस वाले हमने बोला, इसको बोला था हमने कि भाई एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए मैंने क्या कहते हैं कि अंडर रूट 5 और हमने बोल दिया y प्लस a, बताओ कि ये पॉलिनोमियल है। तो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। अरे भाई हमने बोला था कि वेरिएबल अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये तो नंबर अंडर रूट के अंदर है, वेरिएबल थोड़ा ना अंडर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप नंबर को अंडर रूट के अंदर कर सकते हो, कांस्टेंट को अंडर रूट के अंदर कर सकते हो, सॉरी कोफिशिएंट को अंडर रूट के अंदर कर सकते हो, कांस्टेंट को अंडर रूट के अंदर कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल कभी भी अंडर रूट के अंदर नहीं होगा। अगर वेरिएबल अंडर रूट के अंदर हो गया तो समझ लेना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये बात क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कहा ax² प्लस bx प्लस c, तो हमने बोला ये एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अब पॉलिनोमियल में भी डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ये पॉलिनोमियल है, लेकिन हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब किसी ने बोला सर आप ठीक है आप पॉलिनोमियल बोलो, लेकिन क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब किसी भी वेरिएबल की पावर जब मैक्सिमम यानी बड़ी होती है वही उसकी डिग्री भी होती है। तो यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, इसलिए जबकि पावर 1 वाला भी है लेकिन हम लोग मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर x की पावर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ साथ इसको हम एक और बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहां पर अगर पूछा जाएगा, एक तो हमने डिग्री के हिसाब से बता दिया, एक होता है टर्म्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? यहां पर क्या है, यहां पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, यह 3 टर्म्स है, तो हम इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। अच्छा, ट्राइनोमियल क्यों बोल रहे हैं? फिर से सुनो, यहाँ ट्राइनोमियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ 3 टर्म्स है। अगर मान लो यहाँ पर हमने लिखा होता है ax² प्लस bx, तो पॉलिनोमियल तो ये भी है, लेकिन ये क्या है? बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है। अगर मान लो केवल हम कहते हैं ax², तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये क्या है? यहाँ पर सिंगल टर्म लिखा हुआ है, इसलिए इसको मोनोमियल बोलेंगे। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर क्या होता है मोनोमियल, क्या होता है बाइनोमियल, क्या होता है ट्राइनोमियल। अब एक बात और समझ लो, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि AMNS, हमने क्या बताओ यहाँ पर कितने टर्म है? तो आप बोलोगे 1, हमने मान लीजिए एक और ऐड कर दिया, हमने बताओ अभी कितने टर्म्स हो गए? अभी भी आप बोलोगे 1 ही टर्म्स है। तो 1 टर्म्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस कहीं पर भी नहीं दिखाया गया है। अच्छा, प्लस और माइनस का मतलब क्या है? याद रखना, जितने भी साइन होते हैं, मान लीजिए 1 साइन को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, अगर 1 साइन दिखा रहे हैं तो समझ लेना यहाँ पर 2 टर्म्स है। अगर हम 2 साइन दिखा रहे हैं तो समझ लेना यहाँ पर 3 टर्म्स है। यानी जितने साइन होंगे उससे एक ज्यादा टर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर देखिए, यहाँ पर 1 साइन है तो हमने बोला कि यहाँ पर 2 टर्म्स है, यहाँ पर 2 साइन है, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3 है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर बोला AMNST, हमने कहा यहाँ पर कितना टर्म है? यहाँ पर एक ही टर्म है, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्लस दिखा रहे हैं ना माइनस दिखा रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। और ये है क्या? ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो, एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो। अगर जैसे यहाँ पर हमने बोला x², किसी ने पूछा भाई x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो जिसको पूछे उसको आप छिपा लो। मान लीजिए हमने x² पूछा था, x² को हमने छिपा लिया, तो उसको छिपाने के बाद हमको दिख क्या रहा है? a, इसका मतलब a x² का क्या है? कोएफिशिएंट है। मान लीजिए इसी तरीके से यहाँ देखो, अगर कोई कहता है भाई t का कोएफिशिएंट, अगर t को पूछ रहे हैं तो t को छिपा लो, तो t को छोड़कर जितना भी दिख रहा है AMNS, ये इसका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा। अगर मान लो कोई कहता है भाई s का कोएफिशिएंट है, तो हमने s को छिपा लिया, तो s को छोड़कर तुम्हें क्या दिख रहा है? AMNT, तो ये इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा s का। यानी जिसका पूछा जाए उसको छोड़कर जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई में वो उसका कोएफिशिएंट हो जाता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए।
यानी आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, कुछ बच्चों से पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो आगे वाला बोल देंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है जिसको पूछा जाए, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए, उसको आप हाइड कर लो। उसको हाइड करने के बाद जितनी भी चीजें वहां दिख रही है वो सब उसका कोफिशिएंट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, अब इधर आ जाओ। जैसे यहाँ पर तो आपने बोला था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। यहाँ पर कांस्टेंट हमने नहीं दिखाया है। ठीक, अब अगले ऊपर वाले में आ जाओ। यहाँ पर हमने पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर तो इसके साथ वेरिएबल लिखा ही नहीं है। जब सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा है तो आप बोल दो कि भाई ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा है। तो आपको तीन चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अभी और सुन लीजिए, अब डिग्री भी हमने आपको बता दी, डिग्री का मतलब क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लिया हमने बोला ए एक्स स्क्वायर, फिर हमने बोला बी एक्स क्यूब, हमने फिर बोला एक्स, फिर हमने बोला एक्स की पावर 5। ठीक है, हमने कहा बताओ इस ये जो लिखा हुआ है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है। तो याद रखना हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब फिर से सुन लो, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है हम लोग सबसे पहले बड़ी पावर लिखेंगे, 5 है एक्स की पावर 5, उसके बाद छोटी पावर कौन सी है, बी एक्स की पावर 3, उसके बाद उससे छोटी पावर कौन है, ए एक्स की पावर 2, उसके बाद उससे छोटी पावर कौन है, एक्स है। तो ये हमने लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब जरा देख के बताओ यहाँ पर एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5 है, इसलिए हम बोलेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, 5 है। एक बात और सुनो, ये तो हमने आपको बता दिया डिग्री को कैसे पहचाना जाता है, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यानी सबसे बड़ी पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। अब एक बात और सुन लो, अगर मान लो आपसे कहा जाता है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, ठीक है, एक्स लिख रहे हैं और यहाँ पर हमने लिखा है एक्स प्लस ए और हमने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो याद रखना जितनी डिग्री होती है, फिर से सुनो, जितनी डिग्री होती है हमें उसकी जो वैल्यू है ना उतनी ही मिलेगी। जैसे यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। यहाँ पर एक्स की पावर यहाँ पर कितनी है, 2। तो याद रखना इसके आंसर जो मिलेंगे वो भी हमें 2 ही मिलेंगे, आंसर में इनकी 2 वैल्यू होगी। अगर मान लो हमने कहा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमने पूछा बताओ यहाँ पर इसके अगर आंसर मिलेंगे भी तो वो कितने आंसर होंगे, यहाँ पर कितनी वैल्यूज मिलेंगी। तो आप बताओगे यहाँ पर एक्स की जो मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए यहाँ पर जो इनकी वैल्यूज मिलेंगी वो 3 मिलेंगी। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अभी हम पॉलिनोमियल के बारे में और भी डिस्कस